आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि उन खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आपको आधे घंटे में समझाने वाले हैं। कौन कौन सी बड़ी खबर आज रहने वाली है? पहली खबर होगी, समझिए लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार बवाल मचा हुआ है। और आपको यह भी समझाएंगे कौन कर रहा है बिहार का माहौल खराब, क्योंकि मोहर्रम जुलूस में जमकर तोड़फोड़ हुई है। राजधानी को दहलाने की साजिश को आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से। और समझिए कि भ्रष्ट अफसरों का इलाज क्या है, क्योंकि ईडी की टीम लगातार बिहार में कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही नीति आयोग में बिहार के दबदबे को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि नीति आयोग का जो पुनर्गठन हुआ है उससे बिहार के भी नेताओं को शामिल किया गया है। बिहार एनडीए के नेता उसमें शामिल हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं दरभंगा से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, जीतन सैनी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और मुख्य आरोपी का नाम काजिम अंसारी है, जिसने जीतन सैनी की हत्या की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा, पैसे के लेन देन में हत्या की बात कही जा रही है। और ये देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर है काजिम अंसारी की तस्वीर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी पर आरोप है जीतन सैनी की हत्या का। आपको बता दें, मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्याकांड का पुलिस की टीम ने खुलासा कर लिया है और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई। और काजिम अंसारी जिस पर आरोप है यही है, देखिए ये शख्स, इसी पर आरोप है जिसने निर्मम तरीके से हत्या की थी। और बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने कर ली है। आगे की पूछताछ जारी है। और आपको बता दें, न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये बड़ा खुलासा, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या डिटेल जानकारी? जी बता दूं कि ये दरभंगा पुलिस की बड़ी सफलता है, जिन्होंने कासिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। और कासिम अंसारी का सारा खेल सीसीटीवी फुटेज ने ही खत्म कर दिया, क्योंकि जिस तरह से कासिम अंसारी हत्या की रात पहुंचता है घर में और घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन बता दूं कि ये कासिम अंसारी एक तरह जो जीतन सैनी है, जो मृतक हैं, उनसे ये पैसा उधार लिया था ब्याज पर। 4% ब्याज ये दे रहा था। पहले 1 लाख रुपया 2022 में लिया, फिर 2023 में 50,000 रुपया लिया, और लगातार इससे ब्याज 4% ब्याज जो है उछला जा रहा था, जिससे ये परेशान था। कपड़ा व्यवसायी था, कपड़ा का दुकान था, वो भी बंद हो चुका था इसका। ये चाहता था जीतन सैनी से कि हमें कर्ज माफ कर दिया जाए, और कर्ज या तो कम कर दिया जाए या माफ कर दिया, जिस पर जीतन सैनी राजी नहीं थे। और यही कारण हत्या का निकला, जिसके बाद इसने वो कागजात, जो कागजात, जमीन का कागजात ये बंधक दिए हुआ था उस रुपये के बदले, वो लेने के लिए और वो चुराने के लिए ये उनके घर में अन्य साथियों के साथ प्रवेश किया था। लेकिन जीतन सैनी से कमरे में घुसते ही, प्रवेश करते हैं, जीतन सैनी सामने पड़ गए और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। और जिसके बाद जो है चाकू से वार करके जीतन सैनी की हत्या कर दिया और खुद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, और जो अन्य साथी इनके हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। अभी भी हमारी जो बात हुई है ग्रामीण एसपी जो काम्या मिश्रा है, लगातार तो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। जी, काजिम अंसारी के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है विपिन, के वहां का ही रहने वाला था वो? कासिम अंसारी सुपौल बाजार का ही रहने वाला था और कपड़ा का दुकान चलाता था ये। और यहीं का, चूंकि इसका पैतृक घर भी सुपौल बाजार में ही है, तो यहीं का रहने वाला था। उनके घर के बगल का ही ये कासिम अंसारी था। ठीक है विपिन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस की टीम ने बड़ा खुलासा कर लिया है, और देखिए जीतन सैनी की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि अब पुलिस की टीम ने काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर से 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहां है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज्य वापस कर दो। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एसआईटी की टीम तमाम एंगल से जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, विपक्ष जो है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 19 जुलाई को अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की। अब आप इस पूरे मामले को समझिए, बढ़ते अपराध पर कैसे अंकुश लगेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वारदात की घटनाओं पर विपक्ष हमलावर है। सरकार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। 20 जुलाई को विपक्ष आक्रोश मार्च निकाल रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी पर जंगल राज के हमेशा आरोप लगते रहे हैं। अब आरजेडी नीतीश सरकार पर राक्षस राज का आरोप लगा रहा है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले राक्षस राज का जिक्र किया था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जंगल राज के आरोपों पर आरजेडी अब पलटवार कर रहा है और साथ ही साथ बिहार में क्राइम को लेकर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नौकरी के मुद्दे को लेकर भी चाल चली थी। युवाओं को लाखों नौकरी का वादा भी मंच से किया था और आरजेडी के शासनकाल को बेरोजगारी का दौर कहा जाता रहा है। यानी कि आरजेडी के शासनकाल में जो है बेरोजगारी ज्यादा थी, ये आरोप एनडीए की तरफ से लगाया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कहकर उससे भी निकलने की कोशिश की है। जनता को संदेश देने की कोशिश है कि हम बिहार के लिए बेहतर कर रहे हैं। तो दो मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेरा जा रहा है और अब विपक्ष जो है इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है प्रदर्शन के लिए। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। आज मुहर्रम है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मनाने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं, लेकिन इस दौरान जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीन झंडा लहराया गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा 1-2 जगह नहीं बल्कि जगह जगह हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए।
कहीं हुड़दंग, कहीं पत्थरबाजी, कहीं लूट की कोशिश, तो कहीं कार सवार पर हमला। ये बिहार है जहां धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की बहार है। पब्लिक परेशान है, कानून व्यवस्था पर अनगिनत सवाल है। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा। इतना ही नहीं, दुकान लूटने की कोशिश भी की और दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा भी। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। और मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था। तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ। पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी तक कर डाली। पुलिस का कसूर बस इतना था कि उन्होंने हुड़दंगियों से जुलूस के दौरान डीजे नहीं बांधने को कहा था। मोतिहारी और गोपालगंज में तो मुहर्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन के झंडे तक लहरा दिए। सवाल बेहद साफ है कि धार्मिक त्योहार के नाम पर बिहार में ऐसा उन्माद क्यों फैलाया जा रहा? क्यों संविधान पर चोट की जा रही? क्यों राष्ट्रीयता पर प्रहार किया जा रहा? क्यों मुस्लिम त्योहारों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे? क्यों बनाया जा रहा दुकानदारों, पुलिस और पब्लिक को निशाना? क्यों? त्योहार सद्भावना के लिए होते हैं, ना कि शत्रुता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के अलग अलग जिलों से एक जैसी तस्वीर सामने आई, जहां मुहर्रम के नाम पर हुड़दंग मचाया गया। हालांकि पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन आप इस पूरे मामले को अब समझिए कि आखिर कौन कर रहा है बिहार का माहौल खराब। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ठीक ऐसी ही जो तस्वीर है वो सामने आई है। अब आप इसको समझिए। बिहार में पर्व त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ा जाता है, हिंदू मुसलमानों में तनाव की कोशिश कराई जाती है। मुहर्रम के ताजिया जुलूस में भी हुड़दंग देखा गया। कई इलाकों से पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। पुलिस प्रशासन ने हालात को फौरन नियंत्रित कर लिया। धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है। कई जगहों पर लूट, कार में तोड़फोड़ की गई। मुहर्रम में हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया। शांति का माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। सरकार उपद्रवियों से सख्ती से निपट रही है, जो ये साफ संदेश दिया जा रहा है, और पुलिस की तरफ से वैसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई भी जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की। पुलिस ने बम बनाने के सामान भी जब्त किए हैं और कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान। 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हमको जानकारी नहीं था। जानकारी रहता था ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अंजाम वैसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था।
किसी से बात नहीं कर रहा था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अब मतलब इतना सीधा है कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कांड उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश? पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव? क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना? क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार? यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जिस किसी ने भी ये खबर सुनी उसके बाद उसका दिल दहल गया, क्योंकि बड़े यहाँ पर सामान की तैयारी की गई थी और बड़ी साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। हालांकि पुलिस की टीम अब इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप समझिए कि राजधानी को दहलाने की साजिश क्यों की जा रही है, इसके पूरे मायने हम आपको समझाते हैं। तो राजधानी को दहलाने की साजिश हालांकि पुलिस की टीम ने नाकाम कर दी। दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी के बाद सनसनी मच गई। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बम बनाने का सामान भी मिला है। 35 जिंदा कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए गए हैं। पटना के कुर्जी इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पटना में आतंकी मॉड्यूल एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी को स्लीपर जोन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार को आतंक का सॉफ्ट टारगेट बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा 2013 में गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। जुलाई 2022 में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और वो भी पटना में हुआ था। पटना के फुलवारी शरीफ में हम सब ने देखा किस तरीके से वो सारे सामान जो है वो जब्त किए गए थे। ऐसे में बिहार एक सॉफ्ट टारगेट बनता चला जा रहा है वैसे लोगों के लिए। हालांकि पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और समय रहते कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। तो अब देखिए लोकल के आरक्षण को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद से इसका विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता यह है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो कन्नड़ के लोग हैं उन्हें 100% आरक्षण मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसके समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। अब आप सिद्धारमैया सरकार के बिल में क्या कुछ है ये आप समझिए। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। यहाँ यानी कि जो कर्नाटक के स्थानीय लोग हैं उन्हें प्रमुखता मिलेगी। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण होगा, यानी कि ये नौकरियां 100% सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए ही होगी। सरकार के फैसले से सियासत गर्मा गई है। अब आप ये जानिए कि कौन है स्थानीय। इस बिल में स्थानीय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो हैं जो कर्नाटक में जन्मे हों, 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हों। बिल में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की ओर से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी और तब उन्हें इस प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा।
अब ये बिल पास हो चुका है और सीएम सिद्धारमैया का दावा है कि जो उनकी सरकार है वो कन्नड़ समर्थित सरकार है, तो ऐसे में अब उस पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि उद्योग जगत की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है और ये विरोध किया जा रहा है सरकार का। और आपको बता दें कि कर्नाटक में जल्द ही ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट क्षेत्र की ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।